नमस्कार दोस्तों स्ट्रैटेजी मंत्रा के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का स्ट्रैटेजी मंत्रा है, कोई अकेला नहीं जीतता। दोस्तों अक्सर जीवन में जब हम सफलता हासिल कर रहे होते हैं, हम माइलस्टोन अपने लक्ष्य अचीव कर रहे होते हैं, तो हम पूरा श्रेय अपने आप को देने लगते हैं। हमें लगता है कि ये सारी जो सफलता है, ये सारी जो जीत है, सिर्फ हमारी कैपेबिलिटी, हमारी कॉम्पिटेंस के चलते ही हमें मिल रही है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथी, हमारे सहयोगी, हमारे मेंटर्स, उन सब का सहयोग भी हमारे को जीत दिलाने में है। और बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं जो शायद अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारी जीत के लिए, हमारी सफलता के लिए कामना कर रही होती है, और उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है वो हमारी जीत के रूप में हमें मिलता है। आइए इस कथा से इसको और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जब ये निर्धारित हुआ कि महाभारत का युद्ध होना है और श्री कृष्ण उसमें भाग लेंगे, वो पांडवों की तरफ से उस युद्ध में भाग लेंगे, लेकिन अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, और वो अर्जुन के सारथी के रूप में उनका रथ संभालेंगे। श्री कृष्ण ने उस युद्ध के लिए आग्रह किया हनुमान जी को भी, और उनको बोला कि वो भी पांडवों की तरफ से इस युद्ध में भाग लें, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ईश्वर के अवतार थे। हनुमान जी ने उनकी बात को सहर्ष स्वीकार करा, और ये निर्धारित हुआ कि वो भी उस युद्ध में भाग लेंगे, और एक ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ में वो वहां पे रहेंगे। महाभारत के युद्ध के दौरान एक क्षण आया दोस्तों, जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ, उनका आपस में युद्ध होने लगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हम युद्ध कौशल की बात करें, अगर हम कॉम्पिटेंस की बात करें, कैपेबिलिटी की बात करें, तो विद्या की बात करें, तो कहीं भी कर्ण अर्जुन के से कम नहीं थे युद्ध कौशल में। जब युद्ध होने लगा और कर्ण जब बाण चलाते अपना अर्जुन की तरफ, तो उनके बाण के प्रहार से अर्जुन का जो रथ था वो 1 या 2 कदम पीछे चले जाता, और जब अर्जुन कर्ण की तरफ अपना बाण चलाते तो उनके बाण के प्रहार से कर्ण का जो रथ था वो कई 100 कदम पीछे चले जाता। जब ये सब हो रहा था, उसी बीच में अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के युद्ध कौशल, कर्ण के युद्ध कौशल को देखते हुए उनको सराहा, उनको प्रणाम किया। अर्जुन को ये बात बहुत अटपटी लगी। उन्होंने पूछा कि कृष्ण ऐसा क्यों, जबकि आप देख रहे हैं कि जो मेरे बाणों का जो प्रहार है, मेरा जो युद्ध कौशल है, उसके चलते अगर कर्ण को हम देखें तो बहुत नुकसान हो रहा है। मैं एक बाण चलाता हूं, उनका जो रथ है वो कई कदम पीछे चले जाता है, और मेरा पे जो असर होता है, हमारे जो उनके प्रहार से जो असर होता है हमारे रथ पे, तो हम 1 या 2 कदम ही सिर्फ पीछे खिसकते हैं। तो इसके बावजूद भी आप मेरे युद्ध कौशल को ना सराहते हुए आप कर्ण के युद्ध कौशल को सराह रहे हैं। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, आप इस बात को भूल रहे हैं। आप इस युद्ध में सिर्फ अपने को श्रेय दे रहे हैं, सिर्फ अपने को देखते हुए आप उनके युद्ध कौशल को माप रहे हैं। लेकिन आप ये भूल गए हैं कि आपके इस रथ पे स्वयं मैं विराजमान हूँ सारथी के रूप में, और श्री हनुमान जी जो शक्ति स्रोत हैं, वो खुद ध्वजा के रूप में आपके जो रथ है उसके ऊपर विराजमान है। उसके बावजूद भी अगर कर्ण का जो बाण है, कर्ण के बाण का जो प्रहार है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो 1 या 2 कदम ही सही, बल्कि अगर आपके युद्ध को हिला भी पा रहा है, तो भी उनके बल की हमें सराहना करनी चाहिए। अर्जुन ने उनकी बात को समझा और माना, और उन्होंने भी कर्ण की शक्ति का और उनकी विद्या को प्रणाम किया। तो दोस्तों हमें इससे ये समझने को मिलता है कि हम हमेशा जीवन में इस बात का ध्यान रखें, इस बात का ग्रैटिट्यूड रखें, इस बात का एक्सेप्टेंस रखें, एक्नॉलेज करें इस बात को कि जो भी हम सफलता अर्जित कर पा रहे हैं, जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे मेंटर्स का, हमारे सहयोगियों का भी है। और बहुत ऐसी ब्लेसिंग्स हैं हमारे अपने लोगों की, जो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, बट वो भी हमें सहयोग कर रहे हैं हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करने में, हमें जीवन में सफलता दिलाने में। तो हमेशा उस बात को एक्नॉलेज करें और उनके प्रति ग्रैटिट्यूड रखें। दोस्तों कई बार जीवन में हमारे कई ऐसे साथी होते हैं जिनकी अगर हम कॉम्पिटेंसेस की बात करें, कैपेबिलिटीज की बात करें, तो उनकी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी हमसे कहीं कम नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमारे साथ हमारे मेंटर्स का साथ होता है, उनकी सही गाइडेंस होती है, ब्लेसिंग्स होती है हमारे अपने लोगों की, उसके चलते हम लोग
उन लोगों से कहीं आगे निकल जाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अचीवमेंट ज़िंदगी में पा लेते हैं। और उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारी कॉम्पिटेंसी बराबर होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे साथ एक सही गाइडेंस है, हमारे साथ एक सपोर्ट सिस्टम है, हमारे मेंटर्स का, हमारे साथियों का। तो हमेशा हमें कभी जीवन में दोस्तों उस चीज़ को नहीं भूलना है, उनके प्रति हमेशा ग्रैटिट्यूड रखना है और उनके सहयोग के लिए हमें हमेशा उनके सहयोग को एक्नॉलेज करना है। नमस्कार दोस्तों स्ट्रैटेजी मंत्रा के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का स्ट्रैटेजी मंत्रा है, कैसे लें महत्वपूर्ण निर्णय। दोस्तों एक सक्सेसफुल लीडर जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो इंश्योर करते हैं कि जो उनके इंपॉर्टेंट टीम के मेंबर्स हैं, उनके एडवाइजर्स हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन सब की राय ली जाए। उसके बाद उनके फीडबैक के बाद एक डिसीजन का जो कंसेंसस बने उसके साथ ही आगे बढ़ा जाए। आइए इस कथा के माध्यम से इसको और समझने का प्रयास करते हैं। जब श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र पार करके लंका पहुंचे तो सुबेल पर्वत पे उन्होंने अपनी सेना के साथ डेरा डाला और कुछ भी डिसीजन लेने से पहले उन्होंने अपने जो उनके टीम के इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे उन सबको बुलावा भेजा। लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी, अंगद, नल, नील, जामवंत जी, सब उनके बुलावे पे श्री राम के पास पहुंचे और श्री राम ने उन सबको बताया कि उन्होंने एक निर्णय लिया है कि कुछ भी आगे करने से पहले एक दूत को भेजा जाए और फिर एक आखिरी प्रयास करा जाए रावण को समझाने का कि अगर वो अभी भी सीता जी को लौटा देते हैं सुकुशल तो युद्ध को टाला जा सकता है। उन्होंने सबकी राय जानी इस निर्णय के बारे में और जब ये कंसेंसस बना कि श्री राम का निर्णय बिल्कुल सही है और एक बार फिर आखिरी बार प्रयास करा जाए और ये डिसाइड हुआ कि अंगद को दूत के रूप में भेजा जाएगा और ये आखिरी प्रयास करा जाएगा कि श्री राम का संदेश है कि अगर अभी भी रावण इस बात को मान लेते हैं कि वो सीता जी को सुकुशल लौटा दें तो युद्ध को टाला जा सकता है। तो दोस्तों इससे हमें ये समझने को मिलता है कि जब भी एज ए लीडर हम कोई डिसीजन लें तो इस बात को इंश्योर करें कि जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं, हमारे स्ट्रैटेजिस्ट हैं, हमारे एडवाइजर्स हैं, उन सब की राय ज़रूर ली जाए। क्योंकि कई बार हमारे जो टीम के मेंबर्स होते हैं उनके पास अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग डोमेन्स को, अलग अलग एरिया को लीड कर रहे होते हैं। तो उनके जो फीडबैक्स हैं, उनके पर्सपेक्टिव हैं, कई बार हमारे डिसीजन को एक नज़रिया देने में, हमारे डिसीजंस का रिजल्ट क्या हो सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसके बारे में एक होलिस्टिक व्यू हमें मिल पाता है। और दूसरा कि जब भी दोस्तों जो हम डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन का जो भी रिजल्ट हो, चाहे वो नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव हो, या कोई भी चैलेंजेस अगर उस डिसीजन के बाद हमारे सामने आए, तो एक कॉन्फिडेंस हमारी टीम को रहता है, वो हमेशा हमारे साथ उस डिसीजन में रहते हैं, उस सिचुएशन में हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि वो जब हमने वो डिसीजन लिया तो उनकी राय ली, उनको हमने इन्वॉल्व करा उस डिसीजन मेकिंग में, तो एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर जनरेट होता है कि वो भी उस डिसीजन का पार्ट है और जो भी आगे सिचुएशन आएगी, जो भी चैलेंज आएगा, चाहे वो पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव होगा, उसके अंदर एक टीम की तरह वो आपकी लीडरशिप में हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो दोस्तों श्री राम की तरह हमेशा महत्वपूर्ण निर्णय जब भी लें तो अपने एडवाइजर्स को, स्ट्रैटेजिस्ट को, अपने सब टीम मेंबर्स को, इंपॉर्टेंट टीम मेंबर्स को ज़रूर इन्वॉल्व करें, ज़रूर उनका जो एक पर्सपेक्टिव है, जो उनके इनपुट्स हैं, उन ज़रूर उनको जानें और उसके बाद ही एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचें। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि सदियों से एक परंपरा चली आ रही है। पुरी के अंदर जगन्नाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है और प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है, जिसमें जगन्नाथ जी स्वयं, उनकी बहन सुभद्रा जी, उनके भाई बलदेव जी वो रथ पे विराजमान होते हैं और पूरे क्षेत्र में उस यात्रा को निकाला जाता है। उनके सब भक्त हजारों की संख्या में वहाँ पे एकत्रित होते हैं और वो अपने ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, अपने ईश्वर को देख सकते हैं, अपने ईश्वर से संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको स्वास्थ्य कारण से या किसी और कारण से या आर्थिक कारण से
मौका नहीं मिलता है कि वो मंदिर में जा पाएँ, गर्भगृह में जा पाएँ, उस स्थान में जा पाएँ, जगन्नाथ मंदिर में जा पाएँ और अपने ईश्वर की आराधना कर सकें, ईश्वर का दर्शन कर सकें। लेकिन इस यात्रा के माध्यम से ईश्वर स्वयं अपने भाई, अपनी बहन के साथ उनके पास पहुंचते हैं, उनको एक मौका देते हैं कि वो स्वयं उनके पास आए हैं, वो उनके दर्शन कर सकें, उनसे वार्तालाप कर सकें, अपने मन की, अपने दिल की बात, अपना प्रेम, अपना भाव उनको दिखा सकें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईश्वर और भक्त का जो रिश्ता है, जो नाता होता है, वो दिल से जुड़ा होता है, प्रेम के भाव उसमें होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जो ईश्वर के बहुत से भक्त कई कारण से अपने ईश्वर से नाराज हो जाते हैं। इस यात्रा के माध्यम से जगन्नाथ जी ये संदेश भी देते हैं कि वो स्वयं अपने उन भक्तों के पास भी पहुंच जाते हैं, अपने उन भक्तों के पास चले जाते हैं, ये दर्शाने, ये उनको बताने कि उनका प्रेम, उनका भाव, उनका समर्पण अपने भक्त के लिए कितना है, कि वो उनसे नाराज़ क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर स्वयं उनके पास उनकी नाराज़गी दूर करने, उनकी बात सुनने और उनकी जो नाराज़गी है उसको ख़त्म करने उनके पास स्वयं आ जाते हैं। अपनी यात्रा को पूरा करते हुए वो गुंडीचा मंदिर, जो कि उनकी मासी माँ का स्थान है, वहाँ पे जाते हैं और कुछ दिन वहाँ पे रुकने के बाद, विश्राम करने के बाद वो पुनः अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं और अपने स्थान जगन्नाथ जी मंदिर पहुँच जाते हैं, अपनी यात्रा को वो समापन करते हैं वहाँ पे। दोस्तों, अगर हम इससे सीखने का प्रयास करें तो जब हम देखें, जब लीडरशिप रोल में हम लोग आ जाते हैं, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमारी टीम बहुत बड़ी है, हम लोग बहुत अलग अलग लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग कई बार अपनी एक्सेसिबिलिटी, अपनी विजिबिलिटी हम लोग खो देते हैं। सिर्फ जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं, जो भी हमारी जो पॉलिसीज़ हम लोग बनाते हैं, वो हम लोग सिर्फ एक अपने स्थान में बैठ के, अपने एक रूम के अंदर या अपने एक कंफर्ट जोन में ही उन सब चीज़ों को करते हैं, या फिर हम लोग अपनी एक सिलेक्टिव कुछ ग्रुप ऑफ टीम पे डिपेंडेंट रहते हैं फीडबैक के लिए, या फिर हमारी जो बाकी की टीम है उनका क्या जो स्टेटस उस समय चल रहा है, या उनकी ट्रबल है, कोई प्रॉब्लम है, उनके कोई फीडबैक्स हैं, उनके कोई सजेशंस हैं, हम सब उन पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो डायरेक्ट हमारा कनेक्ट है हमारी टीम से, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर हम जगन्नाथ जी के इस यात्रा से एक संदेश, एक प्रेरणा लेने की कोशिश करें तो ज़रूर एक लीडर के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो एक निर्धारित समय पे ही सही, कभी कभी सही, लेकिन वो ज़रूर श्री जगन्नाथ जी की यात्रा से प्रेरणा लेते हुए ज़रूर अपने उस कंफर्ट जोन से, अपने उस कैबिन से, अपने एक रूम से बाहर निकले और अपने उन आसपास के लोगों से बाहर जाके भी वो अपने हर एक टीम मेंबर से संपर्क करने की कोशिश करें, जिससे मुझे लगता है दोस्तों उसके दो फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला कि जो हमारा जो एक्सेसिबिलिटी है या हमारी विजिबिलिटी है, जो हमारी सब टीम से कम हो जाती है, हम लोग उनके साथ संपर्क में नहीं रह पाते हैं, हम ज़रूर कहीं ना कहीं उस चीज़ को ब्रेक कर पाएंगे। हमारा संपर्क अपने टीम के हर एक मेंबर से हो पाएगा, एक्सेसिबिलिटी हो पाएगी, जिससे उनका मनोबल, उनका कॉन्फिडेंस हमारे प्रति बढ़ेगा, उनका विश्वास हमारे प्रति बढ़ेगा, वो अपने लीडर को देख पाएंगे, उनसे जुड़ाव कर पाएंगे, उनका भाव अपने लीडर के प्रति होगा। आप भी, एक लीडर को भी ये मौका मिलेगा कि वो भी अपने हर एक टीम मेंबर को जान पाए, अपने हर एक टीम मेंबर से मिल पाए, अपने हर एक टीम मेंबर से एक जुड़ाव, एक संबंध बना पाए। और दूसरा कि जब हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचेंगे, जब हम उनके बीच पहुंचेंगे, तो कई बार हमें हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारे जो डिसीजंस हैं, उनसे लेके क्या फीडबैक है, क्या रियल फीडबैक है उनके, वो जानने समझने का हमें मौका मिलेगा। और कई बार हमें कुछ ऐसे सजेशंस भी मिलेंगे जो हमारे टीममेट, क्योंकि हमारी एक्सेसिबिलिटी उनसे नहीं है, जिसके चलते हमारे तक नहीं पहुंच पाते, बट अगर हम उन तक पहुंचेंगे तो ज़रूर उनके सजेशंस भी हमें मिलेंगे जो हमें कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप को और एनहांस करने के, हमारी संस्था, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को, हमारी पॉलिसी, हमारी डिसीजंस को और ज़्यादा फाइन ट्यून करने में हमें मदद मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि एक लीडर के लिए, क्योंकि एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सिचुएशन को, जहाँ पे वो पहुँचा है, उसको सस्टेन कर पाए, उसको मेंटेन कर पाए, और दूसरा वो अपनी लीडरशिप को इतना एनहांस कर पाए जिससे कि आगे बढ़ने के लिए वो अपने करियर के अंदर, अपने पाथ के अंदर उनकी जो पूरी टीम है, उनके हर एक डिसीजन है, उनकी पूरी टीम उनके साथ मिलकर उनके हर एक डिसीजन को सही करने में, सही साबित करने में, और हर एक विजन को, हर एक मिशन को अचीव करने में उनका पूरा साथ दे।
तो इसीलिए दोस्तों हमेशा जब भी हम लीडरशिप रोल में हों इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भी सही, ज़रूर निर्धारित समय पे ही सही, बट अपनी टीम से कनेक्ट स्थापित करें, एक सजेशन फीडबैक का सिस्टम बनाएं, देखें कि हमारी पॉलिसीज़ का, हमारे डिसीजंस का क्या इम्पैक्ट है हमारी टीम पे, और उनके क्या सजेशंस हैं उनको देखें कि क्या कोई ऐसे सजेशंस हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करने चाहिए जिससे हमारी टीम का मनोबल बढ़े या हमारी टीम और ज़्यादा हमारे जो विजन है उसको अचीव करने में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सके। तो दोस्तों आज के स्ट्रैटेजी मंत्रा में इतना ही। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें, हर कार्य में सफल हों, आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।